हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अभय शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आइए हम पर्यावरण अध्ययन के विषय में चर्चा करें और ये टॉपिक जो है यानी ये विषय है, इस विषय को लेकर अगर देखा जाए तो टेट, सीटेट, सुपर टेट एग्जाम में आपको पास भी करना आएगा, साथ ही साथ क्या है आपका सुपर टेट में स्कोर भी यानी आपको नौकरी भी दिलाएगा। यानी स्कोर के मामले में जब आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा है और आसान भाषा में समझा जाए तो बहुत ही आसान टॉपिक यानी आसान विषय है। इस सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो जब हम बार बार क्लास में भी कहते हैं कि जब भी किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ें तो उस सब्जेक्ट के 30 नंबर को आप लेके ना जाएं। उस 30 नंबर में क्या क्या है यानी उस कौन कौन सा टॉपिक है उस सब्जेक्ट में, उसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। और अगर एक एक करके आप उसका अध्ययन करते हैं तो नो डाउट सारे टॉपिक आपके क्लियर होंगे और आपको एग्जामिनेशन हॉल में कभी दिक्कत नहीं हो पाएगी। तो आइए हम चर्चा करें, जब हम इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं पर्यावरण अध्ययन में तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका आता है वो है परिवार। और परिवार अगर आप देखते हैं तो परिवार यहाँ किसका है? परिवार जीव जगत में सबका एक परिवार है। यानी परिवार की अगर हम बात करें तो प्रकृति ने अगर हमको पैदा किया, यानी हमारे साथ साथ जो जीव जगत में वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, उनका भी एक परिवार है। कहने का विषय यह है, यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर हम इस परिवार में देखें तो इस परिवार में एकल और संयुक्त होंगे। यानी जैसी बात परिवार की आती है आपके दिमाग में उत्पन्न होता है एकल और संयुक्त परिवार, कैसा परिवार। लेकिन उस एकल और संयुक्त परिवार को अगर हम देखें तो वनस्पतियों का कोई एकल परिवार नहीं है, यानी निर्जीव का भी एक परिवार होगा और सजीव का एक परिवार होगा। हमको इस परिवार में पढ़ना किसका? केवल मानव के परिवारों को नहीं पढ़ना है, यानी वनस्पतियों को भी पढ़ना है। और आप देखेंगे हर एग्जाम में हर बार आपके 5 क्वेश्चन इसी से आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन वो ऐसे रहते हैं, आपको लगता है कि ये तो टॉपिक में है, ये तो आपके सब्जेक्ट में नहीं है, लेकिन वही सब्जेक्ट में है और उसी को एक एक करके हमको अध्ययन करना है। तो आइए हम देखते हैं, यानी जैसे सबसे पहला अगर हम बात करें, पहले टॉपिक क्या? फैमिली यानी परिवार। तो परिवार के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो सबसे पहले सामान्यता क्या है कि सामान्यता अगर हम परिवार की परिभाषा को देखें तो यानी परिवार का मोटा मोटा क्या कहेंगे? ऐसा परिवार जिसमें ज्यादा लोग हों। लेकिन ज्यादा लोग का आशय ये नहीं कि ढेर सारे पूरे गांव को इकट्ठा कर दीजिए हमारा एक परिवार, नहीं। उसमें कुछ समाजशास्त्री यानी कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं, वो क्या है उनका एक अध्ययन यानी उनका एक दृष्टिकोण है कि इसमें क्या है, इनके इसमें यौन संबंधों को लेकर है कि यानी कैसा परिवार कैसा होगा? परिवार रक्त संबंधी लोगों से क्या है? घिरा हुआ परिवार है। अगर हम रक्त संबंध की बात करें तो यानी रक्त संबंधों से घिरा हुआ परिवार होता है जिसमें साथ साथ क्या है, जिसमें एक ही रक्त संबंध में जुड़े कई परिवार होते हैं। अब एक ही रक्त संबंध से आशय किसका होगा कि जैसे हम हैं, हमारे पिता होंगे, हमारे पिता के भी जो क्या होंगे, भाई होंगे, बंधु होंगे, उनका भी तो कैसा, उनका अगर ब्लड रिलेशन देखा जाए तो हमारा ही तो है। यानी उनकी माता यानी पिताजी जो हमारे होंगे, रीजनिंग है पूरा, यानी पिताजी जो दे होंगे, पिताजी की माता से क्या है यानी उनके पिताजी, तो उससे जो उत्पन्न हुए यानी उनकी संतानें, फिर उनकी संतानें, और साथ साथ क्या है कि उनकी यानी कई पीढ़ियों की बात करेगा, साथ साथ क्या होगा उससे लगे हुए लोगों की बात करेगा। इसमें एक संबंध, एक बात याद रखना है, साथ ही साथ क्या है रक्त संबंधी। उसी को भी आगे आप पढ़ेंगे, मैकगाइवर जैसे जो विद्वान हैं उन्होंने इसको क्या कह दिया है, उन्होंने इस परिभाषा को यौन संबंधों पे के रख दिया है कि जो इस पे आधारित होंगे वही संयुक्त परिवार की श्रृंखला में आएंगे। क्लियर है? आगे हम देखें, इस संबंध से जुड़े जो परिवार होंगे उसमें कैसा होगा, यानी भाई बहन, साथ साथ क्या है मामा मामी, और साथ ही साथ उसमें नाना नानी बुआ, यानी ढेर सारे लोगों को जितना आप जोड़ सकते हैं जो आपके ब्लड से रिलेशन रखते हो। अब इसमें अगर आप जाएंगे तो मानव मात्र समाज में, ये केवल समाज शास्त्र की बात नहीं, पर्यावरण की बात है। इस जब आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय का अध्ययन करेंगे तो उस विषय में इस बात की चर्चा होगी। और यही बात क्या है, इसीलिए आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाएगा, यानी सॉरी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, केवल क्योंकि 2 ही परिवार नहीं, एकल और संयुक्त नहीं है। और एकल संयुक्त अगर हैं तो उनका कथन क्या है, यानी किस आधार पे है, उस आधार की चर्चा हो रही है। अब हम बात करें कैसे परिवार। परिवार समाज की क्या है, आधार मूल इकाई है। अब इसकी उत्पत्ति क्या होगी, यानी परिवार। तो परिवार की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है किसी भी समाज में आधार मूल इकाई तो होगी। और साथ ही साथ क्या है, इस परिवार में यानी भाषा यानी इस फैमिली जो शब्द आया कहां से आया, तो लैटिन भाषा का शब्द है और फेमिलस से लिया गया है। इस फेमिलस का अर्थ होता है नौकर। यानी परिवार का आशय क्या है, यानी नौकर का मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार में नौकर हैं, नहीं। यानी अगर इसको अपने आप हिसाब से समझिए कि इसको आप अपने ऊपर समझिए
कि संयुक्त परिवार तभी चल सकता है जब हर आदमी यानी हर व्यक्ति उस परिवार का क्या होगा, जब वो अपना दायित्व समझेगा, यानी दायित्वों का निर्वहन करने वाला जो होगा वो क्या होगा, वही संयुक्त परिवार चल पाएगा। इसलिए फेमलेस का जो यहाँ अर्थ लगाया जा रहा है किसका है, यानी नौकर का है। तो ये आप कतई ना समझ लीजिए कि हम संयुक्त परिवार में हैं तो हम नौकर हैं। क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करें, आगे अगर हम देखें तो किसमें इनके यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर आप वैज्ञानिक इसमें देखेंगे समाजशास्त्री हैं मैकाइवर, और पेज का नाम। अब अगर हम मैकाइवर के अनुसार देखें यानी मैकाइवर का कथन देखें तो मैकाइवर महोदय ने कहा कि परिवार जो है, परिवार क्या है कि परिवार बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। यानी परिवार क्या करेगा, परिवार है वो बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। आप क्लियर जानते हैं, एकदम ठेठ भाषा में समझ लिया जाए तो परिवार का यही दायित्व है कि वो क्या है, वो अपने जुड़े लोगों से यानी अपने जो आसपास के लोग हैं, आसपास का मतलब उसके ब्लड संबंधी यानी रक्त संबंधी जो लोग हैं उनका क्या करता है, उनका पालन पोषण करता है। लेकिन ये पालन पोषण का मतलब ये नहीं कि पूरे उसके एरिया में यानी जितने लोग हैं समूह, नहीं, वो समूह कैसा होना चाहिए, वो समूह यौन संबंधों पर आधारित होना चाहिए। यानी कि उसका क्या है, यह एक अस्थायी यौन संबंधों से परिभाषित होना चाहिए, या इसलिए उन्होंने कहा कि यह अस्थायी यौन संबंधों से परिभाषित एक समूह है, उसी को हम क्या मानेंगे, उसी को हम परिवार मानते हैं। अब इस परिवार का भी आप आधार देखेंगे तो क्या है, वो कई आधारों पे वर्गीकृत होंगे, यानी जनसंख्या के आधार पे होंगे, है ना। फिर जनसंख्या के साथ साथ क्या होगा, यानी अधिकार का आधार होगा, और अधिकार के आधार के बाद क्या होगा, फिर निवास का आधार होगा। तो इन आधारों पे हम देखते हैं, आइए हम देखें। अब अगर हम बात करें कि सदस्यों की संख्या के आधार पे, तो सदस्यों की संख्या के आधार पे क्या होगा, यानी संयुक्त परिवार और एकल परिवार। इसी एकल परिवार को हम नाभिकीय परिवार भी कहते हैं। यानी यहाँ अगर हम देखते हैं संयुक्त परिवार कौन होगा, यानी वही परिवार होगा जिसमें इसमें क्या होगा, जिसमें ज्यादा लोग जुड़े होंगे, यानी मुखिया के साथ साथ क्या होगा, यानी उसके ब्लड संबंधी रक्त संबंधी लोग जो है एक साथ रहते हो, वो क्या होगा, वो यानी संयुक्त परिवार होगा। अब रक्त संबंधी अधिकार क्या होगा, रक्त संबंधी लोग। अब ये रक्त संबंधी लोग संयुक्त परिवार में होंगे, लेकिन रक्त संबंधी लोग एकल परिवार में भी होंगे, तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन इस रक्त संबंध में साथ साथ क्या होगा, यानी ये क्या होगा, जितने भी लोग होंगे, ऐसे मतलब एक पीढ़ी से नहीं होंगे, साथ इसमें कहने का आशय है इस परिवार में एक पीढ़ी के नहीं होंगे। जैसे हम क्या हों, अगर मान लिया जाए कि हम और हमारी पत्नी दोनों लोग अलग होकर रहे तो किस परिवार में आएंगे, संयुक्त आएंगे, नहीं आएंगे। हम होंगे, हमारी पत्नी होगी, तो जाहिर सी बात क्या है, एकल परिवार में। यानी वहां मुखिया साथ साथ क्या है, उसके यौन संबंधों पर आधारित यानी उसकी पत्नी, और यहाँ संयुक्त परिवार में आश्रय किसका होगा, यानी रक्त संबंध, यानी कौन होगा, वो मुखिया, यानी हम होंगे, हमारी पत्नी होगी, साथ साथ हमारे बच्चे तो होंगे, तो यहाँ भी एकल में होगा। लेकिन उसके साथ माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे। यानी ऐसा परिवार जो रक्त संबंधों को लेकर चल रहा है और समूह में चल रहा है, यौन संबंधों पर आधारित है, वो कैसा होगा, वो संयुक्त परिवार होगा। क्लियर है। एकल परिवार की अगर बात करें तो एकल परिवार में जितने कम लोग, यानी मुख्य भूमिका में कौन होगा, यानी पति पत्नी और उसके बच्चे ही मुख्य भूमिका में आएंगे। क्लियर है। अब इस आधार पे अगर हम देखें, सदस्यों की संख्या के आधार पे तो हो गया। अब इसके बाद की अगर हम बात करें तो पितृसत्तात्मक परिवार। अब पितृसत्तात्मक परिवार और मातृसत्तात्मक। अब यहाँ पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक देखें किसका अधिकार है, यानी अधिकार के आधार पर। जब हम अधिकार की बात करेंगे तो किसकी बात होगी, जब अगर अधिकार की बात होगी तो जाहिर सी बात वहां पे क्या होगा, वहां मातृ और पितृ सत्ता की बात होगी। वर्तमान में अगर देखा जाए तो कैसी सत्ता है, वर्तमान में तो पितृ सत्तात्मक सत्ता है ना, मातृ सत्तात्मक सत्ता को लाने की बात की जा रही है। लेकिन जब आप जाएंगे, यानी कैसे वैदिक काल में देखा जाए तो वहां क्या था, वहां मातृ सत्तात्मक सत्ता थी, वहां पितृ सत्तात्मक सत्ता नहीं थी। यानी मातृ सत्तात्मक सत्ता में मुख्य भूमिका में कौन होगा, माता, यानी माता पिता क्या होगा, बराबर की भूमिका होंगे। यहाँ इनका अधिकार पितृ सत्तात्मक सत्ता में क्या होगा, पितृ सत्तात्मक सत्ता में पिता का अधिकार ज्यादा दिखाया जाएगा, यानी मुख्य भूमिका में मेन रोल में कौन होगा, पिता होगा, माता तो होगी नहीं। यहाँ मातृ सत्तात्मक सत्ता में माता मुख्य भूमिका में आएगी, पिता नहीं। अब आप जानते होंगे वर्तमान में किसकी स्थिति है, यानी ये जो सत्ता है, ये सत्ता सरकार चाहती है लेकिन क्या है, आ नहीं रहा है।
बहुत ढेर सारे आप देखेंगे आगे बढ़ के अधिनियम आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें कानून भी बनाएंगे, यानी कानून भी बनाए सरकार ने इसको लागू करने के लिए। और साथ साथ क्या है, ये तो पहले से जैसे लगता है कि कहा गया कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये जन्मसिद्ध अधिकार वाले लोग हैं, लेकिन ये भी इनका भी तो जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी हाल ही में देखे होंगे कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि लड़के और लड़की पे दोनों क्या बराबर का अधिकार होगा। अगर ये सत्ता कहते कि इस भूमि पे हमारा भी बराबर अधिकार है, तो विवाह के बाद भी ये माना जाएगा कि हाँ ये उसकी संतान है, ये उन संबंधों पे आधारित संतान है, यानी रक्त संबंध पे आधारित संतान है, तो जाहिर सी बात इनका इसमें भूमिका होगी। क्लियर है। अब अगर हम आगे बात करें, अब ये क्या है कि यानी निवास के आधार पर, अब निवास के आधार पर यानी रहन सहन की बात होगी। निवास के आधार पर अगर देखा जाए तो पितृ स्थानीय परिवार और मातृ स्थानीय परिवार, यानी इनके दोनों परिवारों की बात होगी कि जो पिता के स्थानीय परिवार होंगे, पिता का स्थानीय परिवार कौन होगा, यानी उसके भाई होंगे, उसके भाई के पुत्र पौत्र होंगे वो होंगे, उनकी पत्नी होंगी, साथ साथ क्या होंगे, उनके माता पिता होंगे, और एक पीढ़ी को और ले लिया जाए, इतना ही होंगे ना। यही मातृ स्थानीय परिवार में भी होंगे, यानी कि अगर इनकी बात किया जाए माता की, तो माता के स्थानीय परिवार से सेम वही कंडीशन होगी, जो पिता के स्थानीय परिवार के होंगे वही माता के स्थानीय परिवार होंगे। क्लियर है। आगे बढ़ें। अब अगर आगे हम देखें तो अब इसमें परिवार की बात होगी, यानी परिवार क्या है और किन किन आधारों पे है, तो इसको हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन टाइप का है कि जिसमें अगर देखेंगे तो इस विषय में, जिस विषय के अंतर्गत यानी इस टॉपिक के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए होंगे उसके आधार पे है। आइए इसको समझते हैं। अब अगर इसमें हम देखें तो वह परिवार जिसमें पति पत्नी बच्चों के साथ या बच्चों के बिना रहते हैं, मूल एकल परिवार कहते हैं। अब मूल एकल परिवार की अगर बात हो कैसे होगा, यानी पति पत्नी और क्या होगा, बच्चे। अब इसमें दोनों भूमिका हो सकती है, बच्चे हो भी सकते हैं और बच्चे नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है ना कि पति पत्नी हो तो बच्चे हों। इसीलिए कहा गया है कि पति पत्नी के साथ बच्चे या बच्चों के बिना अगर हों तो जाहिर सी बात क्या है, मूल एकल परिवार यानी अकेले। और आजकल की परिपाटी में सबसे ज्यादा परिवार दिखाई कौन दे रहा है, यानी मूल एकल परिवार है। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी के साथ उसके बच्चे रहते हों, वो कौन सा परिवार होगा, तो कैसा परिवार होगा, मूल एकल परिवार होगा। क्लियर। अब अगर ये भी पूछ ले कि केवल पति पत्नी रहते हैं तब भी है, पति पत्नी के साथ बच्चे हैं तब भी है, कौन सा परिवार, मूल एकल परिवार। क्लियर है। आगे हम बात करें वह परिवार जिसमें कोई विधवा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कोई विधवा या विधुर, विधुर जान रहे हैं ना, जिसकी पत्नी मर चुकी हो, यानी कोई विधवा या विधुर अपने अविवाहित बच्चों या सगे भाई बहनों के साथ रहता है, तो कौन सा परिवार कहा जाएगा, उपमूल परिवार। क्लियर है। फिर से एक बार दोहराते हैं, ऐसा परिवार जिसमें कोई भी विधवा या विधुर अपने किसके, अपने भाई बहनों के, यानी अविवाहित बच्चे और साथ साथ क्या है, भाई बहनों के साथ रहता हो, तो वो कैसा परिवार होगा, वो उपमूल परिवार होगा। क्लियर हो गया। ये भी एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि कोई विधुर अपने भाई बहनों या अविवाहित बच्चों के साथ रहता हो तो कैसा परिवार माना जाएगा, तो उपमूल परिवार माना जाएगा। क्लियर है, यानी उपमूल परिवार के अंतर्गत आ गया। आगे बात करें कि वह परिवार जिसमें कोई विधवा, देखिए वहां बात थी विधवा और विधुर की, यहां भी वही है, वह परिवार जिसमें कोई विधवा अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के साथ रहे। देखो दोनों कंडीशन हो सकता है, समाज है ना, तो समाज में तो हर तरह के लोग होंगे, तो कैसा है कि यानी खुद तो विधवा है, साथ साथ उसके अविवाहित बच्चे हैं और उसकी सास भी विधवा है, तो ऐसा परिवार जिसमें विधवा अपने क्या है, अपने अविवाहित बच्चों के साथ अपनी विधवा सास के साथ रहे, तो कैसा परिवार होगा, अनुपूरित मूल परिवार। क्लियर है। इस पे जब क्वेश्चन कराएंगे तो फिर से रिवीजन हो जाएगा। यानी यहाँ बात क्या रहा है कि वो परिवार कैसा है कि ऐसी महिला की जो खुद विधवा है, साथ साथ उसकी सास भी विधवा है और उसके जो बच्चे हैं उनका भी विवाह नहीं हुआ है, वो कैसा परिवार होगा, अनुपूरित मूल परिवार होगा। क्लियर। आगे देखें कि जब एक पुरुष एक ही समय के कई पत्नियां हो तो बहुपत्नी परिवार कहलाता है। इसमें तो कोई किसी को समझना नहीं है ना, कभी गलत हो ही नहीं सकता। यानी ऐसा पुरुष कह रहा है जब एक पुरुष की एक ही समय में कई पत्नियां हो, है ना, तो एक ही समय में कई पत्नियां हो, ऐसा चलन नहीं है, ऐसा करिएगा भी नहीं कि खासकर जो है पुरुष प्रधान जो है समाज इस बात को ये समझ ले, क्योंकि सरकार के द्वारा इस पे रोक लगाई गई और सरकार में कहा गया कि अगर हिंदू रीति रिवाज में है तो उसके बाद क्या है, एक ही परिवार क्या है,
एक ही परिवार, एक यानी परिवार का मतलब एक ही व्यक्ति एक ही पत्नी रख सकता है, दो पत्नियां नहीं रख सकता। अगर ऐसा करते हो तो क्या होगा, वो गैर कानूनी है। तो यहाँ कह रहा है जब एक पुरुष एक ही समय में कई पत्नियां हो तो जाहिर सी बात है गैर कानूनी कार्य है, तो क्या हो जाएगा, बहुपत्नीक परिवार। अब यही अगर देख लीजिए, जब एक स्त्री के एक ही समय में कई पति हों तो भाई जाहिर सी बात है जब वहां बहुपत्नीक था तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बहुपति होगा यानी। और बहुपति का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ था, वैसे कहा दिया जाए तो महाभारत में आप लोग देखेंगे, यानी एक ही स्त्री के, जब एक स्त्री के एक ही समय में कई पति हों तो बहुपति परिवार कहलाते हैं, बहुपति विवाही परिवार कहलाते हैं। अब देखा जाए सबसे बड़ी बात क्या है कि सभी भाई मिलकर एक ही स्त्री से विवाह करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सभी भाई मिलकर एक ही स्त्री से विवाह करें तो क्या कहला जाएगा, ये कहा जाएगा भ्रातृक बहुपतिक विवाह। यानी कैसे, भ्रातृक मतलब होगा क्या, भाई, और भ्रातृक क्या होगा, बहुपतिक यानी भ्रातृक यानी भाइयों के साथ जो उसके अन्य पति हो, ऐसा परिवार क्या कहा जाएगा, भ्रातृक बहुपतिक विवाह। आशा करते हैं कि ये टॉपिक जो आपका परिवार है, इससे अगर जो बैक ईयर पेपर में क्वेश्चन आए होंगे उसको करिएगा तो हम आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। अगर कुछ इसमें कमियां होगी तो उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब अगर हम दूसरा टॉपिक इसमें देखें जो उसी में जो इंक्लूड है वो है आपका परितंत्र। आप परिवार पढ़ें, परिवार के अध्ययन में आपने पाया यानी कि मानव जगत यानी उसमें जीव जगत की बात होगी तो वनस्पति का भी एक परिवार है, उस परिवार को हम समझते हैं यानी कौन कौन सा हम लोग टॉपिक उसमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो एक बार थोड़ा सा हम देख लें, आगे अभी हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे तो देखते हैं यानी कि परितंत्र में क्या क्या, इस परितंत्र के परिवार में हमको क्या क्या पढ़ना है। क्लियर। पर्यावरण के प्रमुख अंगों में अगर आप बात करें तो पर्यावरण के प्रमुख अंगों में जब देखेंगे तो सबसे पहले किसकी बात होगी, सबसे पहले बात होगी मंडलों की। यानी मंडल आप पढ़ेंगे, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और जहां जीव जगत रहता है उसको क्या है यानी कि जैव मंडल। एक एक मंडल है, यही मंडल आगे आपको विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा जब आप ऊपर जो अंतरिक्ष में जाएंगे। लेकिन यहाँ बात करेगा यानी स्थल मंडल, ऐसा मंडल यानी कि बात करें किस पे, यानी कि कहाँ हो, जहाँ स्थल है यानी कि जहाँ पे धरती का निवास है। यानी आप जब पढ़ते हैं कहते हैं 71% जल है और 29% मोटा मोटा स्थल है। यानी उस जो 29% में भी जो 29% है उसकी बात करेगा, उस पर पर्वत भी है, पठार भी और मैदानी भूभाग है। अब इसके बाद आएगा यानी कि जलमंडल। जलमंडल की बात यानी वो 71% में पढ़ना है, साथ साथ इसी जलमंडल में आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, यानी कि मृदु और कठोर जल, यानी कि बात करेगा किसके, यानी कैसे नदियों को भी पढ़ना पड़ेगा, महासागरों को भी पढ़ना पड़ेगा। और इन्हीं नदी पर्वत पठार को जब हम पढ़ेंगे तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा पर्यावरण में, जिसे आप कह देते हैं कि ये तो भूगोल आ गया, कहते हैं ना, तो ये इसी का टॉपिक है। लेकिन आपको लगता है कि अरे ये तो अलग से है, कुछ अलग नहीं है, सब उसी में इंक्लूड है, अंतर्निहित है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि कभी कमीशन अलग से क्वेश्चन नहीं देते हैं। आप लोग पेपर करके आते हैं, कहते हैं पढ़ाया को आया नहीं, अरे भाई पढ़े कैसे जो नहीं आया, सब आएगा, उसी में से आ रहा है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हैं। आपको बस एक मैं बार बार कहता हूँ कि 30 नंबर आपको लिखता है, लेकिन 30 नंबर में क्या है वो नहीं दिखता। अगर वो देख के जाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन भी दिखेंगे, है ना, और नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ दिखेगा। क्लियर। आगे देखें। अब वायुमंडल की बात होगी और जलमंडल के, इन्हीं मंडलों के आधार पे हमको आगे अध्ययन करना है। साथ ही साथ ये देखना है कि इन मंडलों पे आधारित यानी एक जिसे आप पढ़ेंगे ऊर्जा पढ़ेंगे, उसके घटक पढ़ेंगे। अब यहाँ देखना है यानी परितंत्र के घटक क्या क्या है। आगे हम देखें। अब अगर हम बात करें तो एक एक करके, जैसे हमने कहा जैवमंडल, जलमंडल आप जानते हैं, स्थल मंडल जानते हैं, वायुमंडल, तो जैवमंडल को थोड़ा सा इसमें परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल में सभी जीवों का समावेश होता है। केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पे जैवमंडल होना अनिवार्य यानी कि स्थित है, यानी जहां जैवमंडल का अस्तित्व पाया जाता है। इसका प्रमुख अंग क्या है, इसका प्रमुख अंग आप है। आप का मतलब क्या है, मनुष्य है, यानी कि मानव है। अब इस मानव की अगर हम बात करें यानी कि जब जैवमंडल की बात होगी तो जैवमंडल का मुख्य अंग कौन सा होगा, मनुष्य, यानी जीव जगत में मेन भूमिका में हम ही आप हैं यानी कि मानव है। अगर आप अपने आप को मानव मानते हैं तो जाहिर सी बात इसमें होगी। क्लियर। अब अगर हम बात करें इसकी मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। अब ये जो 3 भाग हैं इसमें ये 3 भाग कौन कौन से हैं कि जरा इसको हम देखें
तो इसके भागों में अगर हम बात कर दें तो सबसे पहली बात क्या है, जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक। अब जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है और ऊर्जा घटक क्या है। अब जैविक घटक में अगर हम देखें तो इस जैविक घटक में पादप आएंगे, यानी जीव जगत में पादप आएंगे, जानवर आएंगे, अब सूक्ष्म कुछ जीव आएंगे। हम बात करें यानी पौधे होंगे, ठीक है, पौधों में पानी यानी जानवर होंगे और कुछ सूक्ष्म जीव होंगे। अब यही हम अजैविक घटक में अगर देखें तो अजैविक घटक की बात होगी, क्या होगा, यानी कि यहाँ जल होगा, वायु होगा और प्रकाश होगा। साथ ही साथ क्या है कि वहां कार्बनिक की बात होगी तो यहाँ अकार्बनिक, यहाँ कार्बनिक की बात होगी तो वहां अकार्बनिक की बात होगी। क्लियर है ना, यानी अकार्बनिक पदार्थ। ऊर्जा घटक का मुख्य स्रोत अगर जब आप देखते हैं तो ऊर्जा घटक का मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य है। यानी सभी ऊर्जा, सभी जीव जंतु जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो कहां से प्राप्त कर रहे हैं, वो सूर्य से प्राप्त कर रहे हैं। यानी सूर्य ही ऊर्जा का मेन घटक है। आगे हम सूर्य की जब ऊर्जा का मेन घटक होगा तो कहां पढ़ेंगे, तब हम इसको सौरमंडल में पढ़ेंगे। क्लियर है ना। अब अगर हम आगे देखें, उत्पादक और पादप जगत में, यानी बात होगी किसकी, क्लियर। अब अगर हम देखें कि उससे थोड़ा सा आगे देखें तो उत्पादक क्या है, यानी पादप जगत में अजीव पौधे होंगे, यानी अजीव लिखा है, अजीव होंगे, यानी जीव अजीव की बात होगी। जीव पौधे परितंत्र और उत्पादक कहा जाता है। ये पौधे सूर्य से प्रकाश से संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि सभी पौधे, सभी पादप जगत कहां से भोजन बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस जो क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सभी पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। आपसे पूछा भी जाएगा क्वेश्चन क्या है कि यानी सबसे ज्यादा किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होगा, लाल होगा, हरा होगा, नीला होगा, पीला होगा, ढेर सारे ऑप्शन देंगे। अभी आगे देखते हैं। अब उपभोक्ता की बात करें, इसके अंतर्गत वे जीव जंतु आते हैं जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करेगा कौन सा होगा, वो उपभोक्ता होगा। क्या आप अपने भोजन का निर्माण करते हैं ना, तो आप उसके बाद आप पढ़ेंगे इसमें, यानी प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, है ना, उसमें उपभोक्ता की बात होगी, यानी कैसे उपभोक्ता है, कौन से उत्पादक है, प्राथमिक है, यानी केवल उपभोक्ता है। तो ये सारी चीजें भी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे कब, जब आप श्रृंखला में पढ़ेंगे, यानी कि पिरामिड पढ़ते हैं, यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल पढ़ते हैं। क्लियर है ना। इन उपभोक्ताओं को कई वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब इस तृतीयक उपभोक्ता के बाद जब आप बात आती है किसकी, यानी अपघटकों की बात आ जाती है, उसे हम अपघटक यानी कि कहेंगे कि इन उपभोक्ताओं के बाद, यानी ये जो उपभोक्ता होंगे इनके द्वारा जो क्रियाकलाप होगा, लास्ट में अंतिम क्या होगा, वही अपघटक होंगे। जो भी कुछ ऐसे चीज होगा, जो भी कुछ ऐसे संग्राहक वस्तुएं होंगी, उसको क्या करें, उसका अपघटन करेंगे और अपघटन करके फिर से उसको प्रकृति में मिला देंगे और फिर से वही श्रृंखला चली जाएगी। इसी श्रृंखला को आप खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में पढ़ेंगे। क्लियर है। आशा करती है इतनी चीजें आपको समझ में आएंगी। ये केवल बताने का विषय ये था, ये कोई इसमें टॉपिक नहीं, अभी इसको बहुत विस्तृत पढ़ना है, लेकिन ये परिवार में अंतर्निहित है, इसलिए इतनी चर्चा इसमें की गई है। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ इसमें समझ में ना आया होगा तो कमेंट में उसको बताइएगा। साथ ही साथ इस पे आधारित जितने भी प्रश्न होंगे, उस प्रश्न की श्रृंखला आपको लाइव क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद।